तो अभी हम लोग जैसे कि पिछले सेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास को लोकेट किया जा सकता है। इस सेक्शन में हम लोग ये करेंगे कि अगर 2 पॉइंट वाला बॉडी है या 2 पार्टिकल वाला कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये हम लोग को लोकेट करना सीखना पड़ेगा। तो देखो अगर हम लोग मान लो 2 पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए, लेट दिस बी ऑब्जेक्ट ए, और इसी के पूरा सीधा सीधा हम लोग यहां पर एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट दिस बी ऑब्जेक्ट बी। इसका मास ले लेंगे m1, इसका मास ले लेंगे m2। अब अगर ये हो गया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला जाए तो आंख बंद करके समझ लेना कि वो सेंटर ऑफ मास द लाइन जॉइनिंग देम टू, यानी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये शायद थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, फिर भी समझ जाओ। ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना इन दोनों का लाइन ज्वाइन जो कर रहा है वो सिर्फ बीच में ही नहीं, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। ये पूरा लाइन एकदम सीधा अगर बना दें तो लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द सेंटर्स ऑफ द पार्टिकल, उसी लाइन में ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर ये 2 बॉडी सिस्टम है तो 3 बॉडी सिस्टम हो जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट 2 बॉडी सिस्टम में इट इज वेरी इजी। ये पकड़ लेना कि सेंटर ऑफ मास द लाइन ज्वाइनिंग द 2 सेंटर्स उन्हीं के कहीं पे लाई करेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी समझने के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि लेट द सेंटर ऑफ मास लाई हियर। सेंटर ऑफ मास इसका पॉइंट सी। लाइन का भी मास होता है क्या? नहीं, तो ये पॉइंट सी यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, लाइन जॉइनिंग ऑन बोथ दी सेंटर्स ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे इस सी को हम लोग कैसे निकालें, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ पैरामीटर्स और बनाते हैं। इमेजिन कर लो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हम लोगों का डिस्टेंस से r1 पकड़ लेते हैं, इस डिस्टेंस को पकड़ लेते हैं r2, इस डिस्टेंस को पकड़ लेते हैं r3। यहां पे r2 प्लस r3 r1 के बराबर हो जाएगा। कब इस्तेमाल करेंगे कौन से डिस्टेंस को अभी समझ में आएगा। ओरिजिन कहां रखेंगे इस पे मैटर करेगा हमारा सम कैसा है। यहां पे एक फॉर्मूला जो हम लोग फॉलो करेंगे कि मोमेंट created at the center of mass is equal to summation of the individual moment created at every particle, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले वाले सेक्शन में किया था। यानी अगर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं, ध्यान से समझना इसको, अगर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं यानी when object A is origin, when A is origin, when A is origin, तो सारी की सारी मेजरमेंट्स हम लोग यहां से गिनेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, r2 होगा, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मास हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों का बराबर ये हो जाएगा। तो इन दैट केस ये लिख सकते हैं कि r2 इंटू m1 प्लस m2 विल गिव अस समेशन ऑफ m1 इंटू 0, यानी यही ओरिजिन है। तो यहीं से इसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0, बिकॉज ओरिजिन पे ही लाई करता है, इसीलिए m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू द डिस्टेंस r1। और ये लॉजिक बस याद रखना, हमेशा सबको समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंट्स। अब इसको इधर भेज देंगे, यानी r2 विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो छोड़ दिए उसको, यहां हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई r1, यानी ये हो गया हम लोग का r2 का लोकेशन, यहां पे मिल जाएगा। What happens when B is considered as origin? यानी when body B is
एट ओरिजिन या ओरिजिन इज एट बी, कुछ भी लिख सकते हो। ए इज ओरिजिन या ओरिजिन इज एट ए एंड बी इज एट ओरिजिन। तो इन दैट केस ओरिजिन सब कुछ गिनना शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास उस वक्त हो जाएगा दूरी R3 पे, यानी R3 इंटू इट्स मासेस M1 प्लस M2 इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंट्स, यानी M2 इंटू 0, बिकॉज ये ओरिजिन ही वही है तो उसकी डिस्टेंस भी वही से वही है 0, और इंटू M1 इंटू R1 एंड R3 इन दैट केस यहाँ पे हो जाएगा M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू R1। अब ये जो अभी हम निकाले दोनों, यहाँ पे जो निकाला गया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, इसमें एक चीज हम लोग नेग्लेक्ट किए। वो नेग्लेक्ट एक्चुअली में नहीं हुआ है, सॉल्यूशन में यही आएगा, बट वो चीज क्या है उसको ध्यान देते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ मोमेंट्स। जो भी बताए थे कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज हुआ तो उसको नेगेटिव पकड़ेंगे, उसका यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं आया, तो चलो उसको ही पकड़ते हैं। मान लो ये ओरिजिन हो गया तो ये पिवट पॉइंट हो गया हम लोगों का। इसका अगर हम लोग पकड़ने जाएंगे मोमेंट, तो मान लो वो इस तरीके से घूम रहा है, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। इसका भी अगर पकड़ने जाए तो ये भी हो गया क्लॉकवाइज। तो जरा देखो, इसका मोमेंट अगर क्लॉकवाइज हुआ यानी यहां पे सामने में एक माइनस आ जाएगा, और इसका भी मोमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो इसके भी आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, यानी यहां पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा। ये तो 0 है, इसको छोड़ ही दो, यहां पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा। मान लो ये माइनस साइन यहां पे दे देते हैं, ये रहा, प्लस साइन उड़ गया, माइनस साइन रह जाएगा, और यहां भी एक माइनस रह जाएगा। लास्ट में यहां पर भी एक माइनस आ जाएगा और यहां पर भी एक माइनस आ जाएगा। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों कट जाएंगे और वापस सेम चीज आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन पकड़ो या नहीं पकड़ो, बात सेम आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। बी में जब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का पॉजिटिव रहेगा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। पिवट पॉइंट से हम लोग देखेंगे, हमेशा ओरिजिन से देखेंगे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। एज अ रिजल्ट ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो जब दोनों बॉडी जिसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वल टू इक्वेशन के इधर और इधर, दोनों का ही मूवमेंट सेम डायरेक्शन में घूमता हो तो अक्सर उसका पॉजिटिव ही आता है, उसमें हम लोग को डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तीसरा मोमेंट देखो क्या हो रहा है तीसरे में, यानी जब हम लोग पकड़ लेते हैं व्हेन सेंटर ऑफ मास या C इज एट ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ मास पे ही जब ओरिजिन लाई करे तो क्या हो जाएगा यहीं पर। तो बॉडी ए, अब इधर देख लो, सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन पे है, दैट मींस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी 0 हो जाएगी, यानी लोकेशन इसका हम लोग को मैटर नहीं करेगा। यहाँ जो हम लोग दे रहे थे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इसका जब हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये नेगेटिव निकल के आएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ M1 इंटू इससे इसकी दूरी R2 प्लस इसकी अगर हम लोग मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है इस तरफ, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, सॉरी ये हो जाएगा, और ये माइनस, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस, माइनस M2 R3। तो प्लस ऑफ माइनस अगर करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हम लोग का माइनस ही रह जाएगा, माइनस M3, और इधर पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सेम चीज आएगा, ये आ गया। 0 से मल्टीप्लाइड हो गया तो इधर पूरा चीज 0 हो जाएगा, इक्वल टू दिस, तो ये माइनस में है, माइनस में ये है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा M2 R3 इज इक्वल टू M1 R2। यहाँ पे M2 को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा M1 बाई M2
इज इक्वल टू, इसको अगर इधर भेज दिए, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा R3 by R2. That means M1 is inversely proportional to its distance R2. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि M is inversely proportional to distance from the pivot point or the distance from the origin. ये रहा, इसका मतलब क्या होता है? अब इसके मतलब को समझने की कोशिश करो। सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास, ये R कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास उधर ही घिसकेगा जिस तरफ मास का वैल्यू ज्यादा है। यानी अब इसको जरा दिमाग में समझो, दो ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं, एकदम सेम आइडेंटिकल बॉल्स ले लिए यहाँ पे। ये दोनों आइडेंटिकल बॉल लेने के कारण अगर हम बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, तो जाहिर सी बात है एकदम बीचों बीच रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसको डायग्राम में समझाते तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम मास का हुआ, m और m, तो जाहिर सी बात है हम लोग कॉमन नॉलेज से कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास पूरी तरीके से इसके बीच में आएगा। लेकिन अगर ये वाला बॉडी का मास ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ऐसे इमेजिन कर लो, ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया और ये ऑब्जेक्ट काफी छोटा है और ये दोनों ज्वाइन किया गया है और इसको बैलेंस करना है तुमको, तो एक लाइन पे बैलेंस करना है। वो लाइन तो हम लोग बीच में एकदम नहीं लाएंगे, वो लाइन तो जितना हो सके इसके साथ सटा के रखेंगे हम यहाँ पे। अगर इन दोनों को बैलेंस करना हो एक तराजू पे या फिर एक डंडे पे, तो हम लोग वो डंडा को पूरे बीचों बीच रख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा समझो कि हमको अगर इन दोनों बॉडी को पकड़ के रखना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों बॉडी पे ही सहारा देना पड़ेगा। तो सेम इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास पे एक थोड़ी सहारा दे देंगे तो ये दोनों अटक जाएगा ऊपर। हमारा जो डेफिनेशन था सेंटर ऑफ मास का, ठीक वैसा ही अगर इस बॉडी में भी हम लोग सेम इफेक्ट क्रिएट करना चाहे तो या तो दोनों बॉडी को ही पकड़ के रखो तो ये दोनों अटका हुआ रहेगा, या फिर इसका सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो और वहां पे एक डंडा लगा दो तो ये अटका हुआ रहेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग प्रैक्टिकल कभी तुम लोग किए हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल इधर उधर खेलना धूलना अगर करोगे तो देखोगे अगर इधर भारी है तो हम लोग को डंडे को बीच में नहीं लगाना पड़ेगा, डंडे को उसके साइड में लगाना पड़ेगा, इस तरफ। तो और बड़ा कर दे, मान लो ये रहा, तो हमको यहाँ बीच में अगर लगाएंगे तो जाहिर से नीचे आ जाएगा, धमाक से गिर जाएगा। थोड़ा सा इधर कर देंगे फिर भी देखें गिर रहा है, तो घसकाते घसकाते यहाँ पे जब रखेंगे ऐसे करके तो देखेंगे कि ये बैलेंस होके आराम से अटका हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बैलेंस कर रही है, आराम से अटका हुआ है, इसका मतलब जाहिर से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तभी तो हमको सेम इफेक्ट मिल रहा है जो पूरे बॉडी पे फोर्स देने पे मिल रहा था। इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास घसक के कहाँ पे आ गया, जिधर हेवियर बॉडी है उस तरफ सेंटर ऑफ मास घसक के आ गया। यानी मास अगर बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है या डिस्टेंस घट रहा है। दैट मींस जिधर हेवियर मास रहेगा उस तरफ हम लोग का पिवट पॉइंट या सेंटर ऑफ मास घसक जाएगा, उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से छोटी हो जाएगी। मास बढ़ेगा तो दूरी छोटी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कहलाता है हम लोगों का जो मास सेंटर ऑफ मास और दूरी का रिलेशन। और ये हो गया हम लोग का पूरा तरीका, किस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट या ऐसा एक बॉडी जहां पे 2 बॉडी दिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास निकाल दे कैसे है। तो ये हो गया हमारा वो तरीका, देख लो, ऑब्जर्व कर लो। आगे हम लोग क्या करेंगे, एंड सिस्टम अगर हम लोग ले लिए, यानी यही वाला व्हेन द सी इज एट ओरिजिन। एक काम करते हैं, यहीं पे अगर बताएं तो अगर देखें 2 पॉइंट सिस्टम के लिए भी जो चीज आया, एन पॉइंट सिस्टम के लिए भी तो सेम ही आएगा। एन पॉइंट सिस्टम अगर ले लिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 ही रह जाएगा। इस तरफ M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 ऐसे करके हर एक पॉइंट के लिए चलते जाएगा। अब कौन उस तरफ है कौन इस तरफ है, किसके कारण पॉजिटिव होगा किसका मोमेंटम नेगेटिव होगा, ये हमें नहीं पता रहेगा। बस हम लोग इतना लिख सकते हैं, अच्छा ये जो दिख रहा है यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये नेगेटिव यहाँ दे दिए और यहाँ एक समेशन दे दिए। यानी एक्चुअली में हम कर ही क्या रहे हैं, हम समेशन कर रहे हैं सारे इंडिविजुअल मोमेंट्स का।
कुछ मोमेंट नेगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ भी हो, लास्ट में हो तो रहा समेशन। तो हम लोग फॉर एन बॉडी सिस्टम यानी फॉर एन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, मान लो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास हो गया और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पर भी एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, ये सारे बॉडी का ये हो गया m1, m2, m3, m4, m5, m6 और सबकी दूरी ये हो गया r1, r2, r3 एंड सो ऑन। समझ में आ ही रहा है क्या होगा यहाँ पे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है सेंटर ऑफ मास और यही है ओरिजिन। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लिए थे, ठीक वैसे इसी सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन ले लिए। तो इन दैट केस हमारा जो सिचुएशन आएगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, चलो उसको देख लो। When center of mass या when origin is at center of mass, when the origin is at center of mass, then in that case हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जीरो इधर, बिकॉज ये खुद सेंटर ऑफ मास खुद ओरिजिन से कहीं भी नहीं है, वही ओरिजिन पर ही है, यानी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज जीरो। तो जीरो इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 n टाइम्स इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक ही शब्द में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi ri, where I starts from 1 and goes to n is equal to 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सारे बॉडी का मोमेंट, सारे पार्टिकल का मोमेंट अगर डायरेक्टेड हो सेंटर ऑफ मास की तरफ तो वो जीरो हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मतलब रफली अगर ट्रांसलेट किया जाए तो तराजू का हमेशा इस्तेमाल करना। इसका अगर यहीं पे सेंटर ऑफ मास है और इसको रखा गया ऐसे करके, इसका मोमेंट और इसका मोमेंट बराबर हो गया तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रुका हुआ रहेगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो रिजल्टेंट मोशन। दैट मीन्स अगर ये एक दरवाजा हो गया और दरवाजे में यहाँ पे अगर हम लोग इसको पकड़ लिया ऐसे करके, क्लिप लगा दिए, दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ये दरवाजा एक दीवार का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे दीवार एक बड़ा बॉडी हो जाता है, बड़ा मास का हो जाता है, ये काफी छोटा मास का हो जाता है, तो दीवार के साथ ही इसका सेंटर ऑफ मास घसक के यहाँ पे आ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे पुश किए तो ये आराम से एक रोटेशनल मोशन शो कर देगा। यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स से कुछ उसको जैसे ही ठेलते हैं तो सेंटर ऑफ मास बोलो या फिर पिवोट पॉइंट बोलो या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर ये है, हम आराम से अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये घूम जाएगा। थोड़ा भीतर आए तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, अभी जो हम लोगों ने एक रिलेशन लगाया था यहाँ पे उसी लिए। थोड़ा और भीतर आए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर यही सेंटर ऑफ एक्सिस पे ही तुम फोर्स लगाओगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। घर में जो खिड़की दरवाजे हैं, ये मान लो अगर एक खिड़की है जो कि ऐसे खुलता है ऐसे कर देने से, तो ये वाला पॉइंट में पकड़े खोलने की कोशिश करो, बहुत आसानी से खुल जाएगा। जैसे जैसे करीब जाते जाओगे इसके हिंजेस का, ये खुलने का कोई नाम नहीं लेगा। और अगर उसके हिंजेस पे ही अगर दबाव डालोगे तो ये तो कभी नहीं खुलेगा, ऐसे कैसे रहेगा। तुम चाहे जितना मन उतना दबाव लगा सकते हो, इस पे ये कभी नहीं खुलेगा। यानी व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू जीरो, यानी हमारा जो ओरिजिन वो सेंटर ऑफ मास या एक्सिस रोटेशन पे आ जाता है, तो नेट मोशन या नेट रिजल्ट इन एवरी मोशन इज जीरो। यहाँ पर जैसे कोई मोशन नहीं होता है, पूरा बैलेंस होता है, वैसे ही कोई मोशन नहीं होता है, पूरा बैलेंस हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये तो हम लोग डायमेंशंस की बात नहीं की, यानी ओरिजिन जो हम निकाल रहे हैं आर, ये आर निकाल रहे हैं, ये आर तो दूरी बता दे रही है यहाँ से सीधा सीधा। अगर हम इस आर का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी एक्स या वाई एक्सिस के साथ, अगर ये हम मान लें एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये बोर्ड, तो ये अगर हमारा कोना हो गया ओरिजिन, ये कोना,
तो यहां से इस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, एक्स और वाई के टर्म में हमको पता करना पड़ेगा। जब ये आर की बात कर रहे हैं तो क्या है, और जब एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो क्या है। तो इसको अगर हम समझें, मान लो एक्सटर्नल लोकस पे अगर हम यहाँ पे कहीं पे अगर हम ओरिजिन मानते हैं, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस हो जाएगा आर जो हम लोग निकाल रहे हैं। और अगर हमको पॉइंट जानना है, यानी इसका लोकेशन यहाँ से एक्स वाई, तो ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स। दोनों का मतलब समझो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो जाएगा एक्स एक्सिस में हम कितना दूर गए हैं और वाई एक्सिस में कितना ऊपर उठे, तब जाके हमको ये पॉइंट मिला। एक्स और वाई के टर्म्स में हम ये बता सकते हैं। और ये जो आर है ये सीधा यहाँ से हमको इसकी दूरी बताता है। दोनों ही लोकेशन बताने का अपना अपना तरीका होता है। तो हम लोगों ने ये वाला निकालना सीख लिया। अब हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना सीखेंगे।